हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आपने जिस तरह से मेरी पुरानी सभी स्टोरीज को अपना प्यार दिया, उसी तरह से मेरी इस न्यू स्टोरी को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू स्टोरी, नफरत भरी मोहब्बत, एपिसोड फर्स्ट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एक लड़की जो लाल जोड़े में दुल्हन बनी बैठी, साज सिंगार से सजी हुई, हाथों में भरी लाल चूड़ियां, माथे पर बिंदी, मांग में सजा टीका, दिखने में किसी खूबसूरत अप्सरा की तरह लग रही थी। रीतिका। रीत हमारी कहानी की मेन लीड। जितना सुंदर रीत का नाम था, उतनी ही सुंदर वो खुद थी। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, काले घने लंबे बाल, गुलाबी होंठ। रीत दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर दुल्हन वाली कोई चमक नहीं थी। वो उदास गुमसुम सी बैठी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। रीत दरवाजे की तरफ देखती है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि सामने उसकी बचपन की दोस्त पूर्वी खड़ी थी। पूर्वी भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन रीत से कम। पूर्वी अंदर आते हुए बोलती है, रीत तू ये क्या कर रही है? तुझे अंदाजा भी है तो उस घटिया इंसान से शादी कैसे कर सकती है? वो विनय राजवंश एक नंबर का गुंडा है। तुझे पता है कि उससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। रीत बस चुपचाप से सब सुन रही थी। जब पूर्वी ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो रीत के दोनों कंधों को पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, तुझे कुछ सुनाई दे भी रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? या कान में रुई ठूस कर बैठी है? तब रीत जोर से बोलती है, सुन रही हूँ सब, और मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, और वैसे भी मेरे पास और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं उससे आज शादी नहीं भी करूँ तो भी वो बाद में मुझसे जबरदस्ती शादी करेगा। तब पूर्वी बोलती है, तो तू भाग जा यहाँ से। रीत अच्छा, भाग जाऊं? और भाग कर कहाँ जाऊंगी? मम्मा पापा और दादी के जाने के बाद चाचा चाची और तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। पूर्वी तू किन की बात कर रही है? वो चाचा चाची जिन्होंने कभी तुझे अपनी बेटी नहीं माना। चल बेटी तो छोड़, वो तो तुझे इस घर का सदस्य भी नहीं मानते हैं, नौकरों की तरह बर्ताव करते हैं। वो तुझसे और तू अभी भी उनकी फिक्र कर रही है। रीत कुछ नहीं बोलती। पूर्वी छोड़, मुझे ये बता, अभी तूने कहा कि चाचा चाची और मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन तू कैसे भूल सकती है जिसे तू 2 साल पहले छोड़कर आई थी? क्या आज भी तेरा दिल उसके लिए नहीं धड़कता है? रीत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो उन्हें छुपाते हुए गुस्से से बोलती है, पूर्वी मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। पूर्वी चिल्लाकर कहती है, क्यों क्यों नहीं करनी? तू माने या ना माने, लेकिन तेरा दिल आज भी बस उसी के लिए धड़कता है। रीत झल्ला कर बोलती है, बस कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जा। मैंने तुझसे पहले भी कहा है कि पास्ट हमेशा पास्ट ही रहता है, वो कभी प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं बन सकता, समझी तू? रीत की आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गाल पर आ जाते हैं। जब पूर्वी ये देखती है तब वह जल्दी से उसे गले लगाते हुए बोलती है, आई एम सॉरी,
मैं तुझे हर्ट नहीं करना चाहती थी। प्लीज तू रो मत। अब हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, ठीक है? पूर्वी उसे शांत कराती है, फिर बोलती है, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। इससे पहले कि बारात आए तू यहाँ से भाग जा। रीत, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? पूर्वी, कहीं भी चली जाना, लेकिन उस विनय से शादी मत कर बस। रीत कुछ बोलती उससे पहले ही पूर्वी उसे समझाते हुए बोलती है, रीत तू जानती है ना, वो विनय मेरे ताऊ जी का बेटा है। मैंने उसे बचपन से देखा है। लड़कियां उसके लिए किसी खिलौने की तरह है। अपने बाप पर गया है पूरा। मुझे पता है कि उसके बाप ने ही मेरे मम्मा पापा का एक्सीडेंट कराया था। मैं अपने मम्मा पापा को तो नहीं बचा पाई, लेकिन इस विनय को तुझे जीते जी नहीं मारने दे सकती। इसीलिए कह रही हूँ, भाग जा यहाँ से। रीत, ठीक है, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? यह तो बता। पूर्वी, रुक, मैं सोचती हूँ। पूर्वी रूम में इधर उधर घूमकर सोचने लगती है कि क्या करे क्या करे। तभी उसे कुछ याद आता है। वो भागकर रीत के पास जाती है और उससे बोलती है, पता चल गया, तू कहाँ जाएगी? रीत, कहाँ? पूर्वी, तुझे श्रेया याद है? रीत सोचने लगती है। पूर्वी, अरे यार श्वेता, कॉलेज में उसका लेट एडमिशन हुआ था। उसे कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था, तो तूने उसकी हेल्प की थी, जिससे उसकी हम दोनों से अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन बीच में ही उसे कॉलेज छोड़कर जाना पड़ा था। रीत, हाँ हाँ, याद आ गई, लेकिन वो तो जयपुर चली गई थी। पूर्वी, हाँ मुझे पता है, वही तो मैं बोल रही हूँ। तो अब जयपुर जाएगी? रीत, नहीं, मैं जयपुर नहीं जाना चाहती। पूर्वी उसे घूरते हुए बोलती है, अभी तो तू बोल रही थी कि मैं बार बार पास्ट की बातें करती हूँ, लेकिन अब तू पास्ट को याद करके जयपुर जाने से मना कर रही है। रीत, पूर्वी मैं फिर से नहीं जाना चाहती वहाँ। पूर्वी, रीत देख, जिद मत कर प्लीज, तुझे जाना पड़ेगा। इतना बोलकर पूर्वी अपने फोन से श्वेता का नंबर निकालकर रीत को देते हुए बोलती है, ये ले श्वेता का नंबर। कुछ दिन पहले मैं घर की सफाई कर रही थी, तब मुझे अचानक मिला था, और देख आज काम आ गया। तू जल्दी उसे कॉल लगा। रीत जैसे ही कॉल लगाने के लिए फोन उठाती है, तभी बाहर से कोई दरवाजा पीटने लगता है। बाहर और कोई नहीं बल्कि रीत की चाची विमला थी। विमला एक लालची किस्म की औरत थी। वो कभी भी रीत को पसंद नहीं करती थी। आज भी वो विनय से रीत की शादी सिर्फ पैसों के लिए करा रही थी। विमला दरवाजा पीटते हुए बोलती है, रीत बेटा, दरवाजा खोलो। देखो विनय जी आ गए बारात लेकर तुम्हें लेने। रूम के अंदर पूर्वी और रीत दोनों डर जाती हैं। पूर्वी बोलती है, जल्दी कर, वो आ गया बारात लेकर। और तेरी चाची जो हर वक्त जहर उगलती रहती है, आज कैसे शहद टपका रही है, वो भी दरवाजे पर ही खड़ी है। तू ये नंबर ले और पहले यहाँ से जा। जब कोई सेफ जगह पहुँच जाना तो श्वेता को कॉल कर देना। रीत, लेकिन मैं तुझे अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी, तू भी मेरे साथ चल। पूर्वी, नहीं, मैं ताई जी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती। पूर्वी, की ताई जी आराधना की कोई बेटी नहीं थी। पूर्वी के माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने अपने पति के खिलाफ जाकर पूर्वी को अपने पास रखा था। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी।
पूर्वी भी उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन अचानक सीढ़ी से गिरने की वजह से वो कोमा में चली गई। तब से पूर्वी ही उन्हें संभाल रही है। पूर्वी रीत को अपनी कसम दे देती है, जिस वजह से रीत कुछ नहीं कर पाती। वो पूर्वी के गले लगकर कहती है, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आऊंगी। इतना बोलकर रीत कमरे में बनी खिड़की से कूद जाती है और भीड़ से बचकर वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ जयपुर शहर में एक बड़ी सी बिल्डिंग, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में RK ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज काल्पनिक नाम लिखा था। ऑफिस के अंदर एक बड़े से केबिन में एक लड़का जो अपनी कुछ फाइलों में उलझा हुआ था। ये हमारी स्टोरी का मेन लीड अभिमन्यु रजावत है। अभिमन्यु दिखने में किसी फिल्म के हीरो की तरह था। लंबी हाइट, गोरा रंग, मस्कुलिन बॉडी जो उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। उस पर से उसकी ब्राउन आंखें, जिसे देखकर कोई भी उनमें खो जाए। अभिमन्यु अपनी फाइल्स देख रहा था कि तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पर वरुण नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु कॉल पिक करता है। वरुण अभिमन्यु का असिस्टेंट था। वरुण, हेलो सर, गुड आफ्टरनून। उस लड़की का पता चल गया है, आज उसकी शादी है। इतना सुनते ही अभिमन्यु गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर गुस्से में दांत पीसते हुए बोलता है, मुझे वो लड़की चाहिए, किसी भी कीमत पर, फिर चाहे उसे उसकी शादी के मंडप से ही क्यों ना उठाना पड़े। आई डोंट केयर। इतना बोलकर अभिमन्यु कॉल कट कर देता है और गुस्से में अपना फोन जोर से फर्श पर फेंक देता है। हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत मेहनत से स्टोरीज़ लिखती हूँ, सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों ने आरफ और माही की स्टोरी के लिए मुझे इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस न्यू स्टोरी को भी उतना ही प्यार दें। तो अब हम हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि अभिमन्यु गुस्से में अपना फोन फर्श पर पटक देता है, जिससे उसका फोन पूरी तरह से टूट जाता है। वरुण आगे कुछ बोलता उससे पहले ही कॉल कट चुकी थी। वो वापस से कॉल लगाता है, लेकिन अभिमन्यु का फोन नॉट रीचेबल बताता है। वरुण खुद से ही बोलता है, सर भी ना मेरी पूरी बात सुने बिना ही कॉल कट कर दिया और अब उनका फोन भी नहीं लग रहा है। अभिमन्यु इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में था। वो उठकर विंडो के पास आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत के साथ साथ दर्द भी साफ साफ पता चल रहा था। तभी उसके केबिन में एक लड़का बिना नॉक किए अंदर आता है और उसके पीछे खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाता है, अभिमन्यु अभिमन्यु। अभिमन्यु तुरंत पलट कर देखता है तो उसके चेहरे पर अचानक से ही स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, तेजस रायचंद्र अभिमन्यु के बचपन का दोस्त। बचपन से ही दोनों साथ में पले बढ़े थे, साथ में ही अपनी स्टडी कंप्लीट की और साथ में ही बिजनेस भी स्टार्ट किया। ऐसा नहीं था
कि दोनों के डैड अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन दोनों की अपनी ही वजह थी। अभिमन्यु के डैड एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन बचपन से ही अभिमन्यु की उसके डैड के साथ नहीं बनती थी, इसीलिए उसने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। तेजस के साथ ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बस अभिमन्यु का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए उसने अपने डैड के साथ नहीं बल्कि अभिमन्यु के बिजनेस में उसका साथ दिया। तेजस अभिमन्यु के गले लगते हुए बोलता है, तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया अभिमन्यु। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया तेजस। अच्छा तो तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? तुझे यहाँ आए पूरे 2 दिन हो गए, लेकिन तूने मुझसे एक बार भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। मिलना तो छोड़, तूने तो बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि तू इंडिया वापस आ रहा है। अगर तूने मुझे बता दिया होता तो मैं तुझे एयरपोर्ट लेने आ जाता, लेकिन नहीं, तुझे शायद मैं याद ही नहीं था। अभिमन्यु बोलता है, तेरी ओवर एक्टिंग अभी तक नहीं गई। बचपन में भी ऐसा ही था और बड़े होकर भी ऐसा ही है। तब तेजस बोलता है, ओ भाई, इसे ओवर एक्टिंग नहीं कहते, ये तो मेरा प्यार है। अब जब मेरा दोस्त इतना खड़ूस हो रहेगा तो मुझे तो ऐसा बनना पड़ेगा ना। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। अभिमन्यु उसे घूर कर देखता है। तब तेजस बोलता है, अच्छा भाई सॉरी। अभिमन्यु, तेरी बकवास हो गई हो तो अब तू अपने कैबिन में जा, मुझे और भी बहुत काम है। तेजस कूदकर उसकी चेयर के पास पहुंच जाता है और उस पर बैठते हुए बोलता है, मैं अपने कैबिन में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी घर जा रहा हूँ, वो भी तेरे साथ। अभिमन्यु, मैं कहीं नहीं जा रहा। तेजस, भाई तू चल रहा है क्योंकि मम्मा को पता चल गया है कि उसका लाडला वापस आ गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे सख्त लहजे में कहा है कि मैं तुझे लेकर ही घर आऊं, नहीं तो घर में मेरी एंट्री बंद हो जाएगी। तब अभिमन्यु बोलता है, माँ से मेरी बात हो गई है और मैंने माँ को बता दिया है कि मैं कल उनसे मिलने आऊँगा, तो तू अपनी ये ओवर एक्टिंग बंद कर और जाकर मीटिंग की तैयारी कर। आधे घंटे बाद मिस्टर सिंघानिया के साथ मीटिंग है, जिसे तुझे ही हैंडल करना है। तेजस मुंह बनाकर बोलता है, क्या यार, उनको भी आज ही मीटिंग करनी है। इतना बोलकर वो अपने कैबिन की तरफ चला जाता है। उसे ऐसे जाता देख अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रीत की चाची विमला खुद से कहती हैं, ये लड़की दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही, कहीं इसका इरादा तो नहीं बदल गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो विनय हमें एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, और पैसे तो छोड़ो, वो तो हम सबको जिंदा ही नहीं छोड़ेगा। नहीं तो ये सब मैं क्या सोच रही हूँ। इतना बोलकर वो फिर से दरवाज़ा पीटती हैं। तभी वहाँ विमला का बेटा रॉकी आ जाता है। रॉकी भी विनय की तरह ही एक गुंडा था। वो बोलता है, माँ आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो रीत कहाँ है? आपको पता है ना, वो विनय कब से मंडप में इंतज़ार कर रहा है। विमला, अरे बेटा, मैं उसी को तो लेने आई थी, लेकिन ये लड़की कब से दरवाज़ा ही नहीं खोल रही है। रॉकी पहले दरवाज़ा पीटता है, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुलता
तो वो गुस्से से दरवाज़ा तोड़ देता है। ऐसे अचानक दरवाज़ा टूटने से पूर्वी एकदम से डर जाती है। विमला रूम में आकर देखती है, लेकिन रीत कहीं नज़र ही नहीं आती। तब वो बोलती है, ये लड़की तो यहाँ है ही नहीं, कहीं भाग तो नहीं गई। तब रॉकी पूर्वी से पूछता है, कहाँ गई है वो? पूर्वी कुछ नहीं बोलती तो रॉकी खींचकर एक थप्पड़ पूर्वी को मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और उसके होंठ से खून निकलने लगता है। विमला बोलती है, अब क्या होगा? अगर उस विनय को पता चल गया तो वो तो हम सबकी जान ही ले लेगा। रॉकी पूर्वी के पास आकर गुस्से से उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है, बता कहाँ भागी है वो? पूर्वी अभी भी कुछ नहीं बोलती। रॉकी आगे कुछ बोलता उससे पहले ही विनय अंदर आते हुए बोलता है, उसने यहाँ से भागकर अच्छा नहीं किया, उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसे देखकर विमला और रॉकी दोनों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इस समय वो काफ़ी बौखलाया हुआ था। रॉकी उसे देखकर किनारे हट जाता है। विनय पूर्वी के पास आता है और गुस्से से उसका बाल पकड़कर दांत पीसते हुए बोलता है, मेरी बहन होकर मेरे ही पीठ में खंजर भोंकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? पूर्वी भी गुस्से से बोलती है, मैं तेरी बहन नहीं हूँ और न ही मैं तुझे अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि तुझ जैसा घटिया इंसान किसी का भाई नहीं हो सकता। विनय, भाई तो मैं तेरा हूँ, तू माने या ना माने, और फिलहाल तो मैं उस रीत को ढूंढने जा रहा हूँ, और अगर वो मुझे नहीं मिली फिर देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। पूर्वी, तू कितनी भी कोशिश कर ले, वो तुझे नहीं मिलेगी। उसे ढूंढना बेकार है, वो अब तक काफ़ी दूर निकल गई होगी, इसीलिए उसके साथ शादी का ख्याल तू अपने गंदे दिमाग से निकाल दे। विनय, बहुत अकड़ आ गई है ना तुझ में? शादी तो मैं तेरी दोस्त से किसी भी तरह करके ही रहूँगा, उसके बाद मैं तेरा हिसाब करूँगा। इतना बोलकर वो बाहर आ जाता है। उसका खास आदमी या कहें कि उसका राइट हैंड जग्गू उसके पास आता है और बोलता है, भाई आप कहो तो इन सबको यहीं जिंदा गाड़ दें। विनय, नहीं अभी नहीं, पहले मुझे वो लड़की चाहिए। जाओ जाकर उसे ढूंढो, इस शहर का कोना कोना छान मारो, मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर मेरे कदमों में चाहिए। जग्गू अपने सारे गुंडों को लेकर रीत को ढूंढने निकल जाता है। इधर रीत भागते भागते घर से काफी दूर आ चुकी थी। वो एक पेड़ के पास रुककर खुद को शांत करती है, फिर सोचती है, अब मैं घर से काफी दूर तो आ गई हूँ, लेकिन वो गुंडे कभी भी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ सकते हैं। वो अपना मोबाइल निकालती है, जिसे उसने अपनी कमर पर लहंगे में खोस रखा था। वो श्वेता का नंबर डायल करती है। पहले कॉल रिसीव नहीं होता तो वो फिर से कोशिश करती है। फाइनली कॉल रिसीव हो जाता है। सामने से एक लड़की की आवाज़ आती है, हेलो। रीत आवाज़ सुनते ही बोलती है, हेलो श्वेता। दूसरी तरफ से श्वेता बोलती है, कौन? रीत, श्वेता मैं रीत। श्वेता उसका नाम सुनकर याद करने लगती है और याद आते ही बोलती है, रीत क्या ये तू है? यार कितने टाइम बाद तेरी आवाज़ सुनी है, कैसी है तू?
रीत, श्वेता, मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकती। मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ। मुझे तेरी मदद चाहिए। प्लीज़ मना मत करना। श्वेता, कैसी प्रॉब्लम है और उसमें मैं तेरी मदद कैसे कर पाऊँगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज़ साफ साफ बता। वो श्वेता को सब बता देती है। श्वेता एक लंबी सांस लेकर बोलती है, तू फंसी तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, लेकिन तू डर मत, मैं तेरी हेल्प करूँगी। तू एक काम कर, स्टेशन जा और वहाँ से जयपुर की ट्रेन पकड़कर जयपुर आ जा। लेकिन हाँ, मैं तुझे स्टेशन पर लेने नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उससे बोल दूँगी, वो तुझे स्टेशन से पिक कर लेगी। जानूँगी कैसे? श्वेता, मैं तुझे उसका नंबर सेंड कर दूँगी। उसका नाम स्नेहा है, तो उसे कॉल कर लेना। वो तुझे रहने के लिए कोई सेफ जगह बता देगी। रीत, थैंक यू यार, थैंक बोलना। पहले तू स्टेशन आ। अब मैं रखती हूँ। अपना ख्याल रखना और स्टेशन पहुंचकर मुझे फ़ोन करना। मैं तुझे स्नेहा का नंबर, ठीक है, तू स्टेशन पहुंचकर कॉल करना, ओके, और अपना ख्याल रखना। रीत, ठीक है, बोलकर फ़ोन रख देती है और स्टेशन आ जाती है। स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन वो ट्रेन पर चढ़ जाती है और जाकर एक कोने वाली सीट पर बैठ जाती है। रीत अपना टिकट लेती है और कुछ देर में ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। तब जाकर रीत चैन की सांस लेती है और अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ जाती है। भूख प्यास के कारण कब उसे नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। अभिमन्यु अपनी सभी मीटिंग्स कैंसल कर देता है और अपने ऑफिस से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। वो अपनी गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ा देता है मानो जैसे उसकी गाड़ी हवा से बातें कर रही हो। कुछ देर बाद वो कार एक सुनसान जगह पर रोक देता है और बाहर निकलकर कार के बोनट से टेक लगाकर ढलते हुए सूरज को देखने लगता है, मानो कितनी ही शिकायतें करना चाहता हो। काफी देर तक अभिमन्यु ऐसे ही खड़ा रहता है। रात गहरी होने लगती है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रीत, जो कि गहरी नींद में सोई हुई थी, कुछ आवाजों से उसकी नींद टूटती है। वो अपने आसपास देखती है तो लोग ट्रेन से उतर रहे थे। वो भी अपना लहंगा संभालते हुए ट्रेन से उतर जाती है। उसकी नज़र सामने लगे एक बड़े से बोर्ड पर जाती है, जिस पर लिखा था, जयपुर में आपका स्वागत है। रीत की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। रीत खुद को संभालती है और अपना फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिलता। तब उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि उसका फ़ोन रास्ते में ही कहीं गिर चुका है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पास ना तो पैसे थे और ना ही रात काटने के लिए कोई सुरक्षित जगह।
एकमात्र फोन ही था जिससे वो श्वेता की दोस्त से बात कर सकती थी। लेकिन अब रीत के सब्र का बांध टूट चुका था। वो फफक कर रो पड़ती है। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। स्टेशन से लोग कम होने लगते हैं। रीत को अब डर लगने लगता है। वो वहीं पास में ही बने एक बेंच पर बैठ जाती है, लेकिन उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। तो वो तुरंत पीछे पलटकर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पीछे कुछ शराबी थे जो बड़ी ही गंदी नजर से उसे देख रहे थे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर वो एकदम से घबरा जाती है और तुरंत उठकर वहां से भागने लगती है। वो गुंडे भी उसके पीछे भागते हैं। रीत का लहंगा इतना भारी था कि वह भागते भागते गिर जाती है। गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो एकदम घबरा जाती है, लेकिन खुद को मजबूत दिखाते हुए बोलती है, देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने का सोचना भी मत। तभी एक गुंडा उसका हाथ पकड़कर उसे उठाते हुए बोलता है, अरे इतना भी क्या गुस्सा, हम भी अपनी ही हैं। रीत गुस्से से उसे धक्का दे देती है, जिससे वो गुंडा जमीन पर गिर जाता है। तभी दूसरा गुंडा रीत को एक थप्पड़ खींच कर मारता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है। उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसकी होठ से खून निकलने लगता है। वो गुंडा उसका बाल पकड़कर खींचते हुए बोलता है, तुझे क्या लगा कि तू हमसे बचकर जाएगी? तुझे तो बताते हैं। रीत खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस गुंडे की पकड़ बहुत मजबूत थी। ये उसे घसीट कर ले जा रहे थे। रीत एक बार और कोशिश करती है और पास में पड़ा पत्थर उठा लेती है और मौका पाते ही पत्थर उन गुंडों के पैर पर मार देती है, जिससे वे गुंडे तुरंत रीत को छोड़ देते हैं। रीत भागने लगती है, लेकिन सामने से आ रही गाड़ी से टकरा जाती है और वहीं गिर जाती है। गुंडे उसके पीछे खड़े होकर हंसने लगते हैं। तभी गाड़ी का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक लंबा चौड़ा लड़का निकलता है। वो और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु था। अभिमन्यु रीत के आगे आकर खड़ा हो जाता है। गुंडे उसे देखकर बोलते हैं, ओ हीरो, चुपचाप यहाँ से निकल जा, ये हमारा शिकार है, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अभिमन्यु डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, ठीक है, हिम्मत है तो आकर अपना शिकार ले। रीत हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगती है। जैसे ही एक गुंडा रीत को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। वो अपना हाथ पकड़कर जमीन पर गिर जाता है और दर्द से कराहने लगता है। बाकी सारे गुंडे ये देखकर एक साथ हमला करते हैं। अभिमन्यु एक एक करके सबको मारता है। सब वहीं ढेर हो जाते हैं। रीत जब ये देखती है तो चैन की सांस लेती है। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है कि अचानक से उसका सिर घूमने लगता है। अभिमन्यु जब ये देखता है तो तुरंत उसे थाम लेता है और रीत उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती। रीत अभिमन्यु की बाहों में ही बेहोश हो जाती है। अभिमन्यु रीत को अपनी बाहों में उठाता है और गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है। कुछ देर बाद गाड़ी एक
बड़े और खूबसूरत फार्म हाउस के आगे आकर रुकती है। अभिमन्यु बाहर निकलता है और रीत को अपनी गोद में उठाकर अंदर ले जाता है। अभिमन्यु को इंडिया आए केवल 2 दिन ही हुए थे, इसीलिए उसके फार्म हाउस में कोई नहीं था। वो उसे अपने रूम में ले जाकर आराम से बेड पर लिटा देता है और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसने डॉक्टर को पहले ही कॉल कर दिया था, इसीलिए थोड़ी देर में ही डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर उसे अच्छे से चेक करते हैं और उसकी चोट पर बैंडेज कर देते हैं। अभिमन्यु एक जगह खड़े होकर चुपचाप बस देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसे देखकर बता पाना मुश्किल था कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मैंने उसकी चोट पर पट्टी कर दी है और इन्हें इंजेक्शन भी दे दिया है। शायद इन्होंने कुछ खाया नहीं है, इसीलिए वीकनेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गए। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, जब इन्हें होश आ जाए तो कुछ हल्का खिलाकर दवाइयाँ दे दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर डॉक्टर चले जाते हैं। अभिमन्यु वहीं सोफे पर बैठ जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही दर्द था। वो रीत के चेहरे को देख रहा था, जिस पर चोट के निशान थे। उसका चेहरा किसी मुरझाए फूल की तरह लग रहा था। अभिमन्यु उसके चेहरे को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो बीच में ही अपना हाथ रोक लेता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क होने लगते हैं। अभिमन्यु अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए गुस्से से कहता है, जितना दर्द तुमने मुझे दिया है उससे कई ज्यादा दर्द अब तुम सहोगी। रितिका शर्मा। अभिमन्यु वहां से उठकर बालकनी में चला जाता है। वो बालकनी में खड़े होकर खुले आसमान को देख रहा था। ठंडी सर्द हवाएं उसके चेहरे को छू रही थी। वो अपनी आंखें बंद करता है तो रीत का मासूम चेहरा उसकी आंखों के आगे घूमने लगता है। वो झटके से अपनी आंखें खोल देता है। उसके दिल में एक टीस सी उठती है। नींद उसके आंखों से कोसों दूर थी। वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर अपने असिस्टेंट वरुण को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और अपने रूम में वापस आ जाता है। वो एक नज़र रीत को देखता है, जो इंजेक्शन के कारण नींद में थी। वो जाकर सोफे पर लेट जाता है और कुछ देर बाद नींद की आगोश में चला जाता है। अगली सुबह खिड़की से आ रही सूरज की किरणें जो सीधे रीत के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी नींद टूटती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके सर में हल्का दर्द हो रहा था। वो उठकर बेड पर बैठ जाती है। अपने सर पर पट्टी देख रीत को सब याद आने लगता है कि कैसे वो शादी से भागकर जयपुर आई और उसका फोन खो गया। किस तरह वे गुंडों के बीच फंसी और अभिमन्यु ने उसे बचाया। वे अपने अगल बगल देखती है तो उसे समझने में देर नहीं लगती कि इस वक्त वो अभिमन्यु के घर में है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो खुद से ही कहती है, मैं आपसे जितना दूर जाना चाहती थी, किस्मत मुझे उतना ही आपके पास ले आई। पता नहीं नियति ये कैसा खेल खेल रही है। वो धीरे धीरे करके बेड से उतरती है और रूम के दरवाजे के पास जाती है। वो जैसे ही बाहर जाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाती है, पीछे से आवाज आती है, सोचना भी मत।
रीत के कानों में जैसे ही अभिमन्यु की आवाज पड़ती है, उसके कदम वहीं जम जाते हैं। उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं और उसके दिल में एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। हो भी क्यों ना, जिस आवाज और चेहरे को देखने के लिए वो तरस गई थी, आज इतने सालों बाद उस एहसास से रूबरू होना उसके लिए किसी सुकून से कम नहीं था। अभिमन्यु उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रीत जैसे ही पलटती है, अभिमन्यु को अपने सामने देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे, मानो ये पल यहीं रुक जाए। रीत उसके चेहरे को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, अभिमन्यु उसका हाथ पकड़कर मोड़ते हुए उसे दीवार से लगा देता है और खुद उसके आगे खड़ा हो जाता है। ये इतनी जल्दी हुआ कि रीत कुछ समझ ही नहीं पाती। उसकी आंखों में कुछ देर पहले जो खुशी थी, अब वो दर्द में बदल चुकी थी। वहीं अभिमन्यु की आंखें अंगारे की तरह लाल थी। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। रीत अपने गीली पलकों से उसकी आंखों में देख रही थी। अभिमन्यु की पकड़ रीत के हाथ पर मजबूत होती जाती है, जिससे उसके हाथ पर लगी चोट से खून बहने लगता है। अभिमन्यु गुस्से से उसके करीब आकर दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगा था तुम अपनी इस खूबसूरती से मुझे फिर से बेवकूफ बना दोगी, जैसे 2 साल पहले बनाया था। लेकिन ये तुम्हारी गलत फहमी है रितिका शर्मा, क्योंकि अब मैं वो पुराना वाला अभिमन्यु नहीं रहा जो कभी तुमसे टूट कर प्यार करता था। इतना बोलकर अभिमन्यु रीत को जोर से फर्श पर धक्का दे देता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और दर्द की वजह से अपना हाथ पकड़ लेती है। अभिमन्यु उसके पास आते हुए बोलता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची हो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। पहले प्यार का नाटक किया, अब शादी के मंडप से भागी हो। अब आगे क्या प्लान है? अभिमन्यु आगे कुछ बोलता उससे पहले रीत जोर से चिल्लाती है, बस बस कीजिए प्लीज। अभिमन्यु उसके करीब जाकर गुस्से से बोलता है, क्यों क्यों बस करूं? हाँ, सच सुनकर बुरा लग गया? वैसे तुम तो पहले से ही नीचे गिरी हुई हो, और कितना नीचे गिरोगी। वो आगे कुछ बोलता कि तभी उसका फोन रिंग होने लगता है। वो अपना फोन देखता है तो उस पर तेजस नाम फ्लैश हो रहा था। अभिमन्यु उससे दूर होता है और बोलता है, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, क्योंकि तुम यहाँ आई मेरी मर्जी से हो और यहाँ से जाओगी भी मेरी मर्जी से। इतना बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। रीत वहीं बेसुध सी बैठी थी। उसके कानों में तो बस अभिमन्यु के शब्द गूंज रहे थे कि तुम पहले ही नीचे गिरी हुई हो और कितना नीचे गिरोगी। उसका दिल मानो 1000 टुकड़ों में टूट चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान उसकी आंखों में एक बूंद आंसू नहीं देख सकता था, आज उसे इतना दर्द देकर चला गया। वो खुद से ही कहती है, मुझे पता है अभिमन्यु, आपके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है, बहुत गुस्सा है, और हो भी क्यों ना, आखिर इस नफरत की वजह भी मैं ही हूँ। लेकिन
अगर आपको मुझे दर्द देकर सुकून मिलता है। आपकी नफरत कम होती है तो ठीक है, मैं ये नफरत सहने के लिए तैयार हूँ। वह खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। रीत दरवाजा खोलती है तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी। रीत उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है तो वो महिला बोलती है, मैडम, मेरा नाम मीरा है, मैं यहाँ काम करती हूँ। ये कुछ कपड़े हैं, आप फ्रेश हो जाइए, फिर मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ, क्योंकि अभिमन्यु बाबा ने बोला है कि आपको ब्रेकफास्ट देकर टाइम पर दवा दे दूँ। रीत बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आती है। उसने लाइट पिंक कलर का कुर्ता, उस पर वाइट प्लाजो और मिक्स शिफॉन का दुपट्टा लिया होता है। रीत को अब पहले से बेहतर फील हो रहा था। वो बेड पर बैठ जाती है। अभी मीरा आंटी रूम का दरवाजा नॉक करती है। रीत बोलती है, आंटी दरवाजा खुला है, आ जाइए। मीरा आंटी अंदर आती है। वो रीत को देखकर बोलती है, मैडम आप नहा ली, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही ले आऊं। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मीरा आंटी जाने लगती है कि तभी रीत उन्हें रोकती है तो वो पलट कर बोलती है, जी मैडम। रीत आंटी आप मुझे मैडम मत बोलिए प्लीज, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मुझे मेरे नाम से बुलाइए। मेरा नाम रीतिका है, आप मुझे रीत बोल सकती हैं। मीरा आंटी रीत के पास आती है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं, ठीक है बेटा, लेकिन आपके बाल तो पूरे गीले हैं, ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगी। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है और तौलिया लेकर अपने बाल सुखाने लगती है, लेकिन उसके हाथ पर चोट लगी थी जिससे उसे बाल सुखाने में दिक्कत हो रही थी। तब मीरा आंटी ये देखती हैं तो उसके हाथों से तौलिया लेकर खुद ही उसके बाल सुखाने लगती हैं। ये देखकर रीत की आंखें हल्की नम हो जाती हैं और उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि रीत अनाथ थी। उसे कभी माँ बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ था, क्योंकि उसके चाचा चाची ने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना था। मीरा आंटी रीत के बालों को सुखाकर यूं ही खुला छोड़ देती है और उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। रीत ब्रेकफास्ट देखकर बोलती है, आंटी क्या आप मुझे अपने हाथों से खिला देंगी? आंटी मुस्कुराते हुए बोलती हैं, हाँ जरूर। आंटी उसे पूरा ब्रेकफास्ट करा देती हैं, फिर मेडिसिन देकर बोलती हैं, बेटा अब तुम आराम करो, मैं घर के बाकी काम देख लेती हूँ। रीत हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। आंटी रूम से चली जाती है। रीत बेड के साइड पर सिर टिकाकर लेट जाती है। मेडिसिन के कारण उसे नींद आ जाती है। अभिमन्यु तेजस का कॉल देखकर बाहर आता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है और कुछ देर में उसकी गाड़ी एक बड़े और खूबसूरत बंगलों के आगे आकर रुकती है, जिस पर लिखा हुआ था रायचंद्र पैलेस। अभिमन्यु गाड़ी से बाहर आता है और बंगलों के अंदर चला जाता है। वो जैसे ही हॉल में आता है तो सामने एक अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी। अभिमन्यु उनके पास जाकर उनके पैर छूता है और बोलता है, कैसी हैं दादी आप?
वो उनके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोलती है, हम अच्छे हैं बेटा, आप कैसे हैं? अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से कोई बोलता है, दादी आपने इतनी प्यार से कभी हमसे तो बात नहीं की। अभिमन्यु पलट कर देखता है तो सामने तेजस खड़ा मुस्कुरा रहा था। ये तेजस का घर था और वो तेजस की दादी सरला रायचंद्र थी। सरला बोलती है, पहले आप अभिमन्यु की तरह समझदार तो हो जाइए, आप तो अभी भी बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। तेजस बोलता है, दादी आप चाहती हैं कि मैं इसकी तरह खड़ूस बन जाऊं? तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ तो तेजस आप अपने खड़ूस दोस्त से बोल दीजिए, हम उनसे नाराज हैं। सभी लोग किचन की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि आवाज वहीं से आई थी। सामने से तेजस की माँ कौशल्या रायचंद आती हुई बोलती है, हम आपसे बहुत नाराज हैं अभिमन्यु, आप इंडिया वापस आ गए और आपने हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। हमें तो लगता है कि आप हमें अपनी माँ मानते ही नहीं हैं। तभी तो 2 साल पहले अचानक आप ऑस्ट्रेलिया चले गए हम सबको बिना बताए, और अब वापस आए हैं तो भी आपने हम सबको बताना ज़रूरी नहीं समझा। अभिमन्यु बोलता है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं माँ? मॉम के जाने के बाद आपने ही तो मुझे संभाला था। मैं आपको दिल से अपनी माँ मानता हूँ। तेजस की माँ कौशल्या अभिमन्यु को अपना बेटा मानती थी क्योंकि अभिमन्यु जब 9 साल का था तब उसकी मॉम की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और कुछ महीने बाद ही उनके डैड ने दूसरी शादी कर ली थी। इसीलिए कौशल्या उसे अपने साथ रायचंद्र पैलेस ले आई थी। उन्होंने कभी तेजस और अभिमन्यु में फर्क नहीं किया। वो उसे भी तेजस की तरह ही प्यार करती है। अभिमन्यु बचपन से ही शांत रहता और कम बोलता था, लेकिन जितना वो शांत था उसका गुस्सा उतना ही भयानक था। गुस्से में उसे संभालना बहुत मुश्किल होता था। अभिमन्यु अपने डैड से नफरत करता था। वो अपने घर कभी कदार ही जाता था, वो भी बस अपने छोटे भाई बहन वैभव रजावत और रोहानी रजावत से मिलने। वैसे तो वो उसके सगे भाई बहन नहीं थे, लेकिन अभिमन्यु उन दोनों को अपने सगे भाई बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। वो दोनों भी उससे बहुत प्यार करते थे। कौशल्या उसे गले लगाते हुए बोलती है, हमें पता है, हमें माफ कर दीजिए, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। तभी तेजस के डैड विवेक और दादू शैलेंद्र वहाँ आते हैं। विवेक, अरे भाई, माँ बेटे का प्यार हो गया हो तो कोई हम पर भी ध्यान दे दीजिए। अभिमन्यु उनके पास जाता है और शैलेंद्र के पैर छूता है। शैलेंद्र, खुश रहिए और बताइए कैसे हैं आप? अभिमन्यु, मैं अच्छा हूँ दादू, आप कैसे हैं? शैलेंद्र बोलते हैं, हम भी अच्छे हैं। फिर वो विवेक से मिलता है। विवेक, और बताओ बेटा, बिजनेस कैसा चल रहा है वहाँ पर? अभिमन्यु, अच्छा चल रहा है पापा। शैलेंद्र, तो अब वापस जाने का इरादा तो नहीं है ना बरखुरदार? अभिमन्यु, नहीं दादू, अब वापस नहीं जाना है। मैंने वहाँ की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभय को दे दी है। अभय,
तेजस और अभिमन्यु का दोस्त था और कुछ साल पहले ही बाहर शिफ्ट हुआ था, लेकिन उसकी फैमिली यहीं पर थी। अभिमन्यु आगे बोलता है, क्योंकि मैंने उसकी कंपनी से पार्टनरशिप की है और अभय से भरोसेमंद और कौन हो सकता है। तेजस बोलता है, ये तो तूने अच्छा किया। कौशल्या कहती है, अच्छा सब, अब चलकर पहले खाना खा लीजिए, बातें तो होती रहेंगी। तब सब लोग जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। कौशल्या अभिमन्यु के प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहती हैं, आज हमने सब आपकी पसंद का बनाया है, खाकर बताइए कैसा बना है। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोलता है, माँ आपने बनाया है तो उसमें कोई कमी हो सकती है भला। कौशल्या मुस्कुराने लगती हैं। उनके बीच इतना प्यार देखकर बाकी सबके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और सब साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी सरला बोलती है, अभिमन्यु आपको यहाँ आए 2 दिन हो गए, लेकिन आप अपने घर क्यों नहीं आए? आप फार्म हाउस में क्यों रुके हैं? अभिमन्यु वो दादी, मुझे कुछ जरूरी काम था, इसीलिए मैं घर नहीं आ पाया। कौशल्या आपको जो भी काम है आप कीजिए, लेकिन घर से। अब आप यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभिमन्यु माँ मुझे सच में बहुत ज़रूरी काम है, मैं काम खत्म करके ही आऊँगा। कौशल्या नहीं, हमें कुछ नहीं सुनना, आपको जो भी काम है आप यहीं से कीजिए, बस हमारी आँखों के सामने रहिए। आपको पता है हमें आपकी कितनी याद आती थी, लेकिन आप तो हमें भूल ही गए थे। अभिमन्यु कौशल्या के गले लगते हुए बोलता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसे आपको सबको बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। कौशल्या प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, लेकिन अब हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे। तेजस अभिमन्यु को देखकर मन में सोचने लगता है कि ऐसा क्या काम है जो अभिमन्यु मॉम को मना कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी मॉम को ना नहीं बोलता। जरूर कोई बड़ी बात है, तभी अभिमन्यु ना चाहते हुए भी मॉम को मना कर रहा है। तेजस ये सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र अभिमन्यु पर जाती है, जो उसे ही घूर रहा था। तेजस उसे ऐसे खुद को घूरता हुआ देखता है तो तुरंत कौशल्या का ध्यान भटकाने के लिए अभिमन्यु से बोलता है, अभिमन्यु तूने बताया नहीं कि अभय कैसा है और कब वापस आ रहा है वो। अभिमन्यु उसका साथ देते हुए बोलता है, हाँ वो अच्छा है, वो आप सबको बहुत मिस करता है। उसने बोला है कि जल्द ही आप सबसे मिलने आएगा। सब लोग खाना खा लेते हैं। अभिमन्यु बोलता है, अच्छा माँ, मैं अब चलता हूँ। कौशल्या लेकिन कौशल्या इतना ही बोली थी कि अभिमन्यु बोलता है, माँ सच में काम बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो मैं नहीं जाता, काम खत्म करके ही मैं यहाँ आ जाऊँगा, पक्का। तेजस उसका साथ देते हुए बोलता है, मॉम आप चिंता मत कीजिए, मैं इसके साथ ही रहता हूँ तो इसका ध्यान रखूँगा। कौशल्या ठीक है, जाइए, लेकिन जल्दी आइएगा। अभिमन्यु ठीक है माँ, इतना बोलकर दोनों जाने लगते हैं कि तभी कौशल्या उन्हें रोकते हुए बोलती हैं, एक बात तो हम बताना ही भूल गए। सभी लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं तो वो आगे बोलती हैं,
वो हमने अभिमन्यु के आने की खुशी में छोटी सी पूजा रखी है घर में। सब घर के ही लोग होंगे, तो अभिमन्यु आप परसों टाइम पर आ जाइएगा। अभिमन्यु ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगा। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही स्टोरी को शेयर करें। अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दें। थैंक यू फॉर